एवरीवन, वेलकम बैक। और हम करेंगे आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। जैसे हमने एक स्टेट फंक्शन की बात कर ली है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। वी डिस्कस अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी बात कर ली। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन, दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट, right? Heat content of system at constant pressure. Heat content of system at constant pressure, हम इसकी बात करेंगे। एक एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों में, हीट इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक, इस एक्सप्रेशन के अंदर व्हाट इज एच? एच डिनोट्स यू हीट। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। इसके हम डेरिवेशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हीट एनर्जी में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। दिस इज व्हाट पी एक्सटर्नल। अब आप समझ गए होंगे कि हम पी एक्सटर्नल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वो वेरिएबल है जो हमें पता है। इंटरनल प्रेशर हमें नहीं पता, लेकिन that internal pressure will always be equal to the pressure external in magnitude. What is this V? This is the volume of the system. लेना हमने सब कुछ सिस्टम का है, लेकिन P external सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर कितना प्रेशर है तो वो हमें मालूम है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द एक्सटर्नल प्रेशर। सो एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर बट इन द opposite direction. To every action there is equal and opposite reaction by the third law of motion in physics. So वही चीज़ यहाँ भी applicable है. So P external is equal to minus P internal. So we are going to take the magnitude of P external. Symbol sign हम यूज़ कर रहे हैं internal system का. So actually में देखा जाए हमारे पास internal energy का formula यानी first law of thermodynamics says that delta U is equal to Q plus work done, which is equal to Q minus PW, delta P delta V. This is equal to delta U. So if we say Q is equal to U plus P delta V or U plus W, I don't think so it is wrong. The only difference is instead of Q we are going to use H over here. That is showing the heat. तो चलिए फटाफट देखते हैं with this simple basic information कि ये इक्वेशन कैसे आ सकती है। अब हमें इसमें कन्फ्यूजन को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होगी इक्वेशन को। सो द मैक्सिमम रिएक्शंस इन केमिस्ट्री, हम जितने भी रिएक्शन देखेंगे दे विल अकर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मैंने जब आपको आइसोबैरिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताया था तब भी बताया था कि मैक्सिमम रिएक्शंस आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे होंगी, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, देन कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट कम मिलेगा आपको, प्रेशर ज़्यादा कांस्टेंट मिलेगा। जैसे आप टेस्ट ट्यूब में रखोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। टेस्ट ट्यूब में अगर वाटर बॉयल होगा इट कैन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। फ्लास्क में इसी तरह से ओपन रहेंगी। सो ओपन सिस्टम के अंदर प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो किसी भी सिस्टम का अगर हमें हीट कंटेंट चेक करना हो तो हम कैसे बताएंगे? हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू the sum of internal energy of molecules जो भी वहाँ इंटरैक्ट कर रहे हैं उन सब की इंटरनल एनर्जी प्लस टू एस्टैब्लिश सिस्टम एट प्रेशर P and volume V from empty stomach, from empty space. To establish a system at pressure P and volume V from the empty space, यानी पहले कुछ भी नहीं था। अभी जब मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है और एनर्जी है, सो वो एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड द वॉल्यूम। उसको क्रिएट करने के लिए जो भी प्रेशर या वॉल्यूम इस्टेब्लिश होगा प्लस जो इंटरनल एनर्जी उस मॉलिक्यूल की होगी वो दैट विल फॉर्म द हीट कंटेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसा यूनिट ऑफ जूल्स इसकी क्या होती है? जूल्स। बट
हम केमिस्ट्री में क्या यूज़ करेंगे, किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि हमें मालूम है केमिस्ट्री में वी ऑलवेज टॉक अबाउट मोलारिटी. सो केमिस्ट्री है, वी विल यूज़ किलो जूल पर मोल, ऑल्दो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी या हीट सिस्टम होती है जूल्स. अब हमें मालूम है किसी भी सिस्टम की डायरेक्ट हीट फाइंड आउट करना या हीट कंटेंट फाइंड आउट करना इज नॉट दैट ईजी. सो द हीट कंटेंट cannot be calculated exactly of a system. Therefore, instead of H, delta H is studied, यानी change is studied and has significance. सो डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस है, एच का हमारे लिए कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होगा क्योंकि उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है. सो हमारे लिए चेंज इंपॉर्टेंट है. सो चेंज के लिए वी विल राइट एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. सो वी कैन से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी. करेक्ट. इसका मतलब क्या है, प्रेशर में भी चेंज मान सकते हैं और वॉल्यूम में भी चेंज मान सकते हैं. बट अभी अभी हमने बात की कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और मैक्सिमम हमें वही मिलेगी. बट आइडली वी कैन से दैट दिस कैन बी डेल्टा यू प्लस डेल पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन. करेक्ट. एक्चुअली में तो यही होना चाहिए डेल्टा एच, क्योंकि दोनों ही चेंज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की होगी. मगर हमने जो पढ़ना है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में हमें प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा. तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेबल रिएक्शन ये होगी. बट येस, इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं. कॉम्पिटिशन्स में या टफ कॉम्पिटिशन्स में आपकी ये इक्वेशन यूज़ में आ सकती है. बट इन जनरल 90% क्वेश्चन आपकी इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे. राइट. सो अगर हम बात करें एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा एच को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी. और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर को ले ले तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ध्यान रखिएगा, डेल्टा पी के साथ भी आ सकता है, डेल्टा वी के साथ भी आ सकता है. वो बात और है कि 90% रिएक्शंस हमारी सेकेंड इक्वेशन पे जाती हैं. सो दिस मीन्स दैट पी एंड वी आर वेरिएबल्स, यानी चेंज हो सकते हैं. सो न्यूमेरिकल्स में हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ सकती है. ठीक. अगर इक्वेशन के अंदर या किसी भी सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब H विल बी डेल्टा H विल बी पॉजिटिव. सो इट इज़ गोइंग टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर कहीं कोई रिएक्शन गिवन है, लाइक वी हैव A प्लस बी गिव्स अस C प्लस D एंड दे से डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव. सो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा. कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सोचो कि ये पॉजिटिव में वैल्यू गिवन है तो डेल्टा एच को कहाँ लगाएं, प्रोडक्ट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. अगर आपको डेल्टा एच दे दिया पॉजिटिव है तो इट हैज़ टू बी ऑन दी रिएक्टेंट साइड और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगी. इफ दे सेज दैट हीट इज रिलीज्ड, then we will say delta H will be negative and the reaction will be exothermic. So यहाँ से एक रूल गांठ बांध लीजिए कि अगर डेल्टा H की वैल्यू अपने को नेगेटिव में दे रहे हैं, वो शॉर्ट आपकी एनर्जी क्या होगी, किलो जूल पर मोल. इट हैज़ टू बी किलो जूल पर मोल. ठीक है. सो अगर A प्लस बी गिव्स अस C प्लस D, ये रिएक्शन मिलता है एंड डेल्टा H की वैल्यू आपको नेगेटिव दी गई है, तो आप रूल मान के चलेंगे दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. चलिए आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जिससे ये और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको. लेट अस टेक वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ए नॉन आइडियल गैस goes from state 1 to state 2. राइट. स्टेट 1 की कंडीशंस आपको गिवन है दैट प्रेशर इज 2 atmosphere, volume is 3 liter and temperature is 95 Kelvin.
ठीक, और स्टेट 2 की कंडीशन गिवन है, प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 5 लीटर and temperature is 245 Kelvin. You have to find delta H if delta U is equal to 30 atmosphere liter. ये वैल्यूज आपको गिवन है और आपसे पूछा जाता है डेल्टा एच की वैल्यू बताइए. ऑप्शंस गिवन टू यू आर 41 ATM लीटर, बी 42 लीटर, 43 या फिर 44. हाउ विल यू डू इट? सो देखिए, हमें पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब यहाँ दोनों चीज़ें चेंज हो रही है तो इट इज़ P2V2 माइनस P1V1. अब डेल्टा यू गिवन है, अगर P2V2 माइनस P1V1 निकल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सो लेट अस फाइंड आउट P2V2 माइनस P1V1. दिस इज इक्वल टू P2 कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 इंटू 3. सो कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 14 एटमॉस्फेयर लीटर. करेक्ट. डेल्टा एच क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 14. डेल्टा एच गिवन है आपको, यू गिवन है 30 प्लस 14 इट विल बी 44. सो द आंसर इज 44. Now, what are the key points that we should understand about enthalpy? Number one is that enthalpy is a state function. इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, राइट? एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन एंड डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ. सो इसका मतलब डेल्टा एच कहीं भी आ जाए तो आपको एच फाइनल माइनस एच इनिशियल करना है. नंबर 2, डेल्टा एच इन केस ऑफ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इज इक्वल टू 0, सेम एज इंटरनल एनर्जी. कैसे? ये देखिए, ये है आपका प्रेशर टू वॉल्यूम ग्राफ, राइट? इन बोथ द केसेस देखो, यहाँ ए से लेके हम बी तक जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी. हमारे पास जाने के दो रास्ते हैं, एक बार हम ऐसे गए, ठीक, और एक बार हम ऐसे जा सकते हैं. सो यू हैव 1 एंड देन 2. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी, हीट एनर्जी जितनी ऊपर गई उतनी ही एनर्जी नीचे भी आ गई. सो लेट फ्रॉम ए टू बी डेल्टा एच is equal to positive value and from B to A it will delta H will be equal to negative and the magnitude is same. So total delta H कितना हो गया? 0. There is no change. So it is same in both the cases. Number 3, enthalpy is extensive property. That depends on amount of substance. यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं, मोटे मोटे तौर पे उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, करेक्ट? नंबर 4, एच जो है उसके अगर हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप इसे बार बार यूज़ करेंगे. सो जस्ट बहुत ध्यान से देखिएगा हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू कैलकुलेट और रिलेट एच विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हमने लिखा है एच एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी, या यूँ कहो एच इज इक्वल टू यू प्लस, अगर डेल्टा भी लगा दें तो डेल्टा एच डेल्टा यू, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, करेक्ट? दोनों तरीके से ये लिखी है हमने. अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये इक्वेशन चलेगी एट कांस्टेंट प्रेशर. बार बार लिखने का मतलब ही यही होता है कि हमें वो चीज़ दिमाग में अच्छे से सेट बैठ जाए. सो ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट ये इक्वेशन चलेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन जाएगी. नाउ
लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज 1. ठीक. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी, या यू कहो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या यूँ कह सकते हैं डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. करेक्ट. सो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ अगर कांस्टेंट प्रेशर हो जाए तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी, यहाँ पर हम माइनस लिखना ज़रूरी है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. राइट. यही इक्वेशन है हमारे पास. सो देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. तो क्या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं दैट डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू, दोनों अपनी ऑपोजिट पोजिशन में, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखा जा सकता है. लुक एट इट. लेट अस से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2, look at it. ये है डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. नाउ लुक एट इट. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ऑब्वियसली यहाँ भी ये एक्सटर्नल प्रेशर है. सो फ्रॉम द बोथ इक्वेशन वी कैन से दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर. सो अगर आप सबस्क्रिप्ट में P लिखते हैं, इट शोज दैट एट कांस्टेंट pressure. Right. So at constant pressure enthalpy change is equal to change in heat. ये important derivation है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका. So delta H is equal to delta Q at constant pressure. और डेल्टा की जगह हम स्मॉल d भी लिख सकते हैं. DH is equal to DQ with constant pressure. Right. तो दोनों ही इक्वेशन एक ही काम कर रही हैं. नाउ लेट अस लुक एट द रिलेशनशिप नंबर 5, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा क्यू इन अ केमिकल रिएक्शन containing gaseous reactants और प्रोडक्ट और बोथ. देखो सॉलिड और लिक्विड में ना इतना फर्क नहीं पड़ेगा डेल्टा एच और डेल्टा यू का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. क्यों डिफरेंस नहीं आता? क्योंकि वहाँ वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा. सो अगर पी कांस्टेंट हो जाए और डेल्टा वी में कोई ज़्यादा चेंजेस ना हो तो क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट ईजीली वी कैन से कि डेल्टा एच में या डेल्टा क्यू में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. करेक्ट. लेकिन अगर गैसेज है तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेबल होती हैं, तो वॉल्यूम में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज हमें मिलेगा. इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलेट delta H and delta U. So in that case, how will you write? Now we know that delta H is equal to delta U plus delta W. जहाँ हम लिखते हैं delta U plus delta PV. अब we know that PV is equal to nRT, ideal gas equation. और गैस इक्वेशन यही यूज़ होती है P डेल्टा V. ठीक. और मैक्सिमम रिएक्शंस में हमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ही मिलता है. प्रेशर भी कांस्टेंट मिलता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट मिलता है. ठीक है. बट अगर फिर हम देखें कि V और N का क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, चलिए देखते हैं. डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा गेल-यूजिक्स लॉ. वॉल्यूम इंक्रीजेस, एवोगैड्रो लॉ. वॉल्यूम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस. ठीक है. सो PV इज इक्वल टू nRT एंड 90% केसेस के अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अक्सर क्वेश्चन यही आएगा ऑन स्टैंडर्ड प्रेशर एंड STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी देयर इज नो चेंज. तो इन दैट केस R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट और P भी. सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. More the change, more is the change in the volume, number of the moles. So we can say that delta H is equal to delta U plus delta nRT.
क्योंकि टी में चेंज नहीं, आर में कोई चेंज नहीं, सो पी वी की जगह अगर हम एन आर टी लिख लें, सो डेल्टा एन ही चेंज होगा, क्योंकि टी जो है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और आर जो है इट इज़ ऑलरेडी अ गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है। सो डेल्टा एन बच गया। हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एन? डेल्टा एन बच्चों होता है इन केस ऑफ अ गैस number of moles of the product minus number of the moles of the reactant. R is reactant and P is the product. हमेशा ही हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन किस केस में? सिर्फ गैसेस की बात हो रही है, ओनली गैसेस। पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, दैट इन केस ऑफ गैसेस ओनली वी विल यूज डेल्टा एन इज इक्वल टू n of the product and number of moles of product minus number of moles of reactant. So the equation becomes that delta H is equal to delta U plus delta N R into T. Correct? चलिए इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, हमें इक्वेशन समझ में आ जाएगी। The question is find that delta H is more than delta U or delta H is less than delta U or delta H is equal to delta U in N2 plus 3H2 gives us 2NH3 and all are in gaseous state. आपने नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करने हैं तो सिर्फ उन्हीं के करने हैं जो गैसेस हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में नंबर ऑफ मोल्स के साथ वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, मोल्स का कोई हम रिलेशनशिप नहीं लेंगे, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपैंडेबल, दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज। सो नाउ लुक एट दी प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ द मोल्स हैं। नंबर ऑफ द मोल्स इन प्रोडक्ट इज 2 NP एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ द मोल्स इन रिएक्टेंट? 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू 4। करेक्ट? सो व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज इक्वल टू NP minus NR. What is NP? 2. What is NR? 4. So it is going to be minus 2 delta N. Right? So देखिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या है डेल्टा H की, इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। अगर डेल्टा U में अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2 RT आ गया, यानी कि डेल्टा U में से कुछ माइनस करोगे, अगर डेल्टा U में से कुछ निकालोगे तो डेल्टा H मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, क्योंकि U में से कुछ निकालोगे, एक सेब है उसमें से 2 हिस्से निकालोगे तभी आपको डेल्टा H मिल रहा है, राइट? सो डेल्टा U में से कुछ माइनस किया तो डेल्टा H आ रहा है, इट मीन्स डेल्टा U इज मोर देन डेल्टा H। सिंपल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स। इफ डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डेल्टा U विल ऑलवेज बी मोर देन डेल्टा H। सिमिलरली आपको कुछ रिएक्शंस देते हैं, आप उसमें फाइंड आउट करके देखिए, पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। H2 plus Br2, obviously both are in gaseous state, gives us 2HBr in gaseous state. Find out relationship between delta H and delta U. ठीक? Then you have MgCO3 solid gives us MgO solid plus CO2 गैस। बताइए कि डेल्टा H इज मोर देन डेल्टा U, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। दोनों कंडीशंस में फाइंड आउट करके देखिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। हो गया? चलिए देखते हैं इसका सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर निकालते हैं। ना इन दिस केस देखिए यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 1 and 1 2। इसका मतलब डेल्टा N इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। सो इस केस के अंदर दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं Mg वाले में। ना ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, काउंट ही नहीं करना। सो यहाँ पे काउंट ही नहीं करना कुछ भी, और यहाँ गैसेस में 1 है। सो NP की वैल्यू क्या है 1। सो डेल्टा N कितना हो गया? NP माइनस NR, NR का तो कुछ है ही नहीं। सो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब डेल्टा N की वैल्यू क्या आ गई 1। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1 RT। U में कुछ ऐड करोगे तो डेल्टा H मिलेगा। सो डेल्टा H इज मोर देन डेल्टा U। सो इस केस के अंदर डेल्टा H इज मोर देन डेल्टा U, राइट?
This is how you have to find out and apply this equation. Let's look at the problem number 6.5. If water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल. ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है. वाटर वेपर को कहता है परफेक्ट गैस मान लो. मोलर इंथैल्पी, इंथैल्पी गिवन है किलो जूल पर मोल के हिसाब से, सो यानी डेल्टा एच गिवन है. फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि लिक्विड स्टेट में है, पानी है गिवन लिक्विड स्टेट में ऑन रिएक्टेंट साइड एट 1 बार. प्रेशर इज अगेन कांस्टेंट 1 बार. टेम्परेचर इज अगेन कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस. He says calculate the internal energy change when 1 mole of vapor is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस. इक्वेशन क्या बनेगी? पानी का 1 मोल पानी का गैस में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे 1 मोल आ गया. इसका मतलब डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू. दूसरा क्या कहता है? 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस. इसका मतलब देर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ द मोल्स बिकॉज यहाँ गैस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, पानी है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. डेल्टा एन इज जीरो. अगेन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एन, डेल्टा यू. तो चलिए जरा सॉल्व करके देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.5 को. उसने कहा है नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको 1 मोल, प्रेशर आपको गिवन है 1 बार, डेल्टा एच आपको गिवन है 41 किलो जूल पर मोल, temperature is given to you 100 degrees Celsius, right? He says find out delta U, right? पहली कंडीशन में वो दे रहा है डेल्टा U बताइए एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है इन सब में प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट? सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यही होता है. सो पहली इक्वेशन में बोल रहा है कि पानी है आपके पास एंड एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू गैसियस मॉलिक्यूल. सो बच्चों डेल्टा एन क्या हो जाएगा? दैट इज एन पी माइनस एन आर. आर तो लेना ही नहीं क्योंकि लिक्विड है, सो यू विल हैव ओनली 1. सो डेल्टा एन इज इक्वल टू 1. सो लेट अस राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख लेंगे? डेल्टा एन आर टी. आर की वैल्यू पुट कीजिए, टी की वैल्यू पुट कीजिए, एच की वैल्यू गिवन है. सो यू विल राइट दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी. सो यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर फॉर डेल्टा यू. सो यहाँ ध्यान ये रखना है आपको 41 किलो जूल पर मोल है, नंबर ऑफ द मोल्स 1 रहेंगे, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट 8.314 इंटू 10⁻², और टेम्परेचर आप केल्विन में लेंगे. इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे so you will get your answer that is around 37.904 किलोजूल पर मोल, क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं. सेकेंड पार्ट में देखते हैं तो ही सेज दैट वाटर ऑफ 1 मोल लिक्विड हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑफ सॉलिड, यानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है. सो व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज एन पी माइनस एन आर. सो ना तो इसमें कुछ है ना ही इसके पास कुछ है. सो what we can say that it is going to be 0. So we will say delta H is equal to delta U plus delta N R into T, right? और वैसे कभी भी नंबर ऑफ मोल्स हम 0 नहीं कहते, सम ऑफ द गैसेज आर ऑलवेज देयर बट इट इज़ नेग्लिजिबल. सो वी कैन से दैट डेल्टा एच विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा. वैसे भी हम कहेंगे कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0 ओनली. सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू इन दिस सेकेंड केस. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखोगे डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं है, देर इज़ नो चेंज. सो इन दिस केस व्हेन देर इज़ नो चेंज एट दैट टाइम डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट? तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन चीज़ मिल गई. व्हाट इज़ दैट? इट सेज डेल्टा यू is equal to delta H is equal to heat energy at constant volume. So अब हमें एक इक्वेशन और मिल गया. अभी हमने क्या कहा था? that delta H is equal to delta U is equal to delta U is also equal to Q at question P
यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो एच है आपका, नॉट लाइक दिस, वी कैन से क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन द हीट एनर्जी. कांस्टेंट वॉल्यूम पे इट विल बिकम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. सो इससे हमें दो इक्वेशंस मिल गई बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. तो ये दो पॉइंट्स हमारे लिए बड़े खास हो गए हैं. कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, और अगर हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे इट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी. नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों दो प्रॉपर्टीज पे, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. हमने बात की थी कि एंथैल्पी जो है दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस. सो देखिए ज़रा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का. सो लेट अस जस्ट मेक अ टेबुलर फॉर्म में so that we can compare these two properties easily, right? सबसे पहली चीज़, extensive property depends on amount of matter or the substance. कितना है? Intensive property do not depend on mass or do not depend on content or sample size. यानी कि 10 ग्राम लिया 25 ग्राम लिया उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहने वाली है. ठीक है जी. नंबर 2, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सिस्टम या फिर साइज ऑफ सैंपल, कि आपके पास 1 लीटर है या 2 लीटर है मटेरियल. दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सैंपल साइज एज वेल एज इट डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द मैटर. I mean this has to be in the comparison like this, amount of matter उस पर डिपेंड नहीं करता. नंबर 3 हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, वी हैव मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब डिपेंड करते हैं कितना लिया है आपने, राइट. और यहाँ देखिए टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 10 ml का भी वही होगा, 100 डिग्री पे बॉईल करेगा, और 1 लीटर भी उसी पे डिपेंड करेगा. पानी की डेंसिटी जो है वो चाहे आप 10 ml ले लो चाहे 1 लीटर ले लो, देर इज़ नो डिफरेंस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, पतला छोटा सा टुकड़ा ले लो या फिर आप बहुत बड़ा ग्लास ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सिमिलरली स्पेसिफिक हीट जो है वो भी चेंज नहीं होती, हीट कैपेसिटी वो भी मास पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेम रहती है. आप चाहे एक छोटे से मास की ले लो, इतने टुकड़े की ले लो, चाहे पूरे की ले लो, यानी दिस इज़ द सेम प्रॉपर्टी, इट हैज़ ऑल द सेम प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द ऑल अदर स्ट्रक्चर. सिमिलरली देखो प्रेशर है, प्रेशर का भी कोई चेंज नहीं होगा, वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है. देन यू हैव विस्कोसिटी, हनी चाहे आप थोड़ा सा ले लो चाहे ज़्यादा सारा ले लो, विस्कोसिटी उसकी सेम रहती है. किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी ले लीजिए वो भी सेम रहेगी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मोलारिटी वही रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही रहेगी क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी द नंबर ऑफ द मोल्स पर लीटर, यानी कि एक रिलेशन है. ठीक है जी. यहाँ देखो जैसे हमने मास लिया, वॉल्यूम लिया, यहाँ देखो एंथैल्पी है, ये डिपेंड करती है कितना मास लिया आपने. एंट्रोपी पढ़ेंगे वो भी डिपेंड करेगी, गिब्स फ्री एनर्जी भी मास पे डिपेंड करेगी. ठीक है जी. इंटरनल एनर्जी वो भी डिपेंड करती है मास के ऊपर, कितना मास लिया है आपने. सो दिस इज व्हाट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक बड़ा की पॉइंट आपको बताते हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है यार अब कैसे बताएं ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है. तो एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, रिलेशनशिप. कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर किसी दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दी जाए तो वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है. सो देखिए, यानी कि दो प्रॉपर्टीज जबकि जब ऊपर नीचे आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ले लोगे, रेशो ले लोगे, सो आपको वो इंट्रिंसिक में कन्वर्ट मिलेगी. मोलारिटी का देखो, मोल्स पर वॉल्यूम लीटर, हमने कहा वॉल्यूम जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. सो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन
intensive property, number of moles and volume are extensive properties. So extensive upon extensive is equal to intensive. तो ये की रूल याद रखिएगा जब भी आपके पास ऐसा, डेंसिटी को देख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटी. बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a given mass by 1 degree Celsius is called heat capacity. यानी कि एक सब्सटेंस कितनी हीट लेने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाता है, उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी. सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड अपॉन वर्क. यानी काम करने के लिए 1 यूनिट वर्क डन के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डू 1 यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. और हीट, अच्छा सॉरी, हीट एनर्जी जो है वो भी हीट है, वर्क डन जो है वो भी एनर्जी ही है. यानी कि हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है. वर्क डन के लिए भी एनर्जी तो यूज़ करेंगे, हीट के लिए भी. सो एसआई यूनिट क्या हो जाती है दोनों की चीज़ों की? जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल. तो हीट एनर्जी इज ऑल्सो द जूल्स पर किलो जूल पर मोल, और ये भी. लेकिन हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी वो देखते हैं. सो हीट कैपेसिटी से बच्चों हम बात करेंगे सी की. व्हाट इज दिस? दिस इज द हीट कैपेसिटी, और इसे हम बोलते हैं बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. कैसे डिनोट किया जाता है? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय 1 डिग्री. राइट? अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय 1 डिग्री. डेल्टा टी नीचे आने का मतलब क्या है? पर यूनिट डिग्री राइज. सो this is what is the specific heat. Or for water, specific heat is equal to 4.2 joules. Unit of mass will be gram Celsius degree Celsius. Temperature का degree Celsius. So heat capacity की unit होगी जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. कई जगहों पे इसको ऐसे भी समझाया गया है that Q is equal to some coefficient multiplied by delta T. यानी अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास. अब ये कॉफिशेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर. सो वी कैन से दैट दिस कॉफिशेंट इज कैपिटल सी और द स्पेसिफिक हीट. सो क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी. ऐसा भी कहीं कहीं जगह पे आपको दिखाई देगा. एंड सी डिपेंड्स ऑन मास. So we can write Q is equal to Cm into delta T. यानी कि अगर 1 मोल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गिवन मास होगा तो वी विल हैव टू टेक द मास इनटू कंसिडरेशन. सो नाउ इफ इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो अगर, तो इसका मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब टी जो है वो क्या है? कांस्टेंट. सो हीट एक्सचेंज जो है वो तो होना है, चेंज तो होगा. हीट एक्सचेंज अकर्स क्योंकि या तो ये क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है. वहाँ तो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, वहाँ तो होगी. लेकिन टी कांस्टेंट है. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी कांस्टेंट है, 0 है. सो व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. नाउ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 and anything divided by 0 is what? Infinity. सो स्पेसिफिक हीट कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे. अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो स्पेसिफिक हीट विल बी इन्फिनिटी, यानी कि यू विल हैव टू कीप ऑन कंटिन्यूसली गिविंग अप द हीट टू रीच द स्पेसिफिक हीट, मगर पहुँचेगा नहीं. दूसरा क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा क्यू जो है वो 0 हो जाएगा. इसका मतलब देयर इज नो. सो अगर मान लीजिए डेल्टा टी 0 है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए
तो पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाती है, इन्फिनिटी. एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी. सो इट विल टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज दैट टेम्परेचर बाय 1 single degree. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, डेल्टा क्यू जीरो हो गया. इसका मतलब देर इज नो हीट एक्सचेंज. ये हमें मालूम है क्योंकि आइसोलेटेड होता है. अगर कोई हीट का एक्सचेंज ना हो, क्यू जीरो हो जाए, सो व्हाट इज सी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. नाउ क्यू अगर जीरो हो जाए, एनीथिंग डिवाइडेड, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सो यानी कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, जीरो. एडियाबैटिक सिस्टम में हीट अंदर जानी ही नहीं, जो मर्जी दे जाओ, फ्लास्क के अंदर कुछ हीट नहीं जाएगी. सो दैट विल बी जीरो, राइट. सो यहां से हम ये कह सकते हैं दैट फॉर गैसेस specific heat can be anything from ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ज़ीरो से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है स्पेसिफिक हीट की इन केस ऑफ गैसेस, राइट. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हमने कांस्टेंट टेम्परेचर देखा, एडियाबैटिक प्रोसेस देख लिया. अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम को भी देख लेते हैं. नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी विल राइट इट एज स्मॉल सी v in as a subscript means constant volume. This is equal to q upon m delta t. Again the unit will be joule per kg degree Celsius. Unit SI unit will be joules per kg degree Celsius. So it is the amount of heat energy required to raise temperature of, guys just make a correction, it is going to be only grams, ठीक है. So amount of the heat required to raise temperature of 1 gram of gas by 1 degree Celsius at constant volume. ठीक है जी. सो दिस इज गोइंग टू बी सी वी इज इक्वल टू क्यू. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो सी वी जो है वो क्यू के बराबर आ जाएगी. क्यों? क्योंकि मास हमने ले लिया 1 ग्राम, टेम्परेचर हमने ले लिया 1 डिग्री, डिनोमिनेटर में तो 1 ही रह गया, तो सी वी किसके बराबर आ गया, क्यू के. तो सी वी विल बी इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सिमिलरली at constant pressure same equation रहेगा. amount of heat required to raise temperature of 1 gram of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. सब चीज़ें same, just constant pressure. so Cp small cp will be equal to again Q, क्योंकि mass 1 gram है, temperature 1 है. the only thing is we have to mention this Cv and Cp to show that इज इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, बाकी कुछ नहीं है. सो 1 ग्राम गैस है, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया हीट देने के बाद बाय 1 डिग्री सेल्सियस. सो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी. सो Q इज इक्वल टू स्मॉल सी पी. पॉइंट ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके. नाउ मगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पता क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये सीपी और सीवी नहीं है. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हमारे लिए 1 मोल की इंपॉर्टेंस है. 1 ग्राम के लिए कहाँ कैलकुलेट करते फिरेंगे? हमें तो बार बार यही बोला जाएगा इतने मोल गैस है, इतने मोल गैस है, तो बार बार थोड़ी हम उसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, हम पहले ही उसे कन्वर्जन में डाल देंगे. ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट इट इज. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 mole of substance or 1 mole of gas by 1 degree Celsius. सो हम क्या लिखेंगे? मोलर जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी.
यानी अपर केस में लिखा जाता है, इसीलिए हम बार बार स्मॉल सी पी स्मॉल सी वी की बात कर रहे थे. सो यहाँ कैपिटल सी वी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन गिवन मास की जगह आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टू इंक्रीज द 1 डिग्री सेल्सियस. यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स पर मोल डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और अगर इसी तरह से सी पी लिखना हो, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम एन नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा टी दैट इज जूल्स पर मोल डिग्री सेल्सियस. यूनिट सेम रहेगी एट कांस्टेंट प्रेशर. द ओनली थिंग इज कैपिटल सी पी कैपिटल सी वी यूज कर रहे हैं फॉर मोल्स. अब हम देखेंगे हमारा रिलेशनशिप, देखते हैं दोनों में क्या है ना. फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन रिलेशनशिप पे तो देख लें. रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल सी पी एंड कैपिटल सी वी एंड स्मॉल सी पी एंड स्मॉल सी वी, दोनों का रिलेशनशिप क्या है वो भी देख लेते हैं. देखिए हमने लिखा कैपिटल सी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी एंड स्मॉल सी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. क्या इसमें से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं दोनों का. देखिए क्या कॉमन है, क्यू अपॉन डेल्टा टी. क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू ले लेते हैं. सो वी कैन से क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल सी पी, राइट. और यू कैन डू द आइदर वे ऑल्सो. सो यहाँ पर क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पुट करें तो स्मॉल सी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी इज दिस नंबर ऑफ द मोल्स अपॉन गिवन मास इंटू सी पी, राइट. और वी कैन ऑल्सो से कैपिटल सी पी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ द मोल्स इंटू सी पी. ये भी कर सकते हो ना. वॉट इज एन, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. वी नो दैट. ये वैल्यू पुट करें यहाँ तो क्या आएगा, एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल पी. एम से एम कैंसल. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल सी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट टू सी स्पेसिफिक हीट इज मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दी मोलर स्पेसिफिक हीट, करेक्ट. सिमिलरली वी कैन से capital CV is equal to capital M, that is a molar mass of the gas, into small cv where M is the molar mass of gas, correct. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. एक अगर हमें ऑक्सीजन गैस दे दी जाए और हमसे उसका CV पूछा जाए, ठीक है, और कैपिटल CV भी आपको बताना हो. लेट अस से CV गिवन इज specific heat is given to you is x, molar specific heat पूछी जाए तो how will you write, CV is equal to capital M into the specific heat. What is the molar mass of O2 gas, 32 into CV given है x. So molar specific heat क्या हो जाएगी, 32x joules per mole degree Celsius. This is how you have to apply this. Next हम देखते हैं बच्चों relationship of between molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume for ideal gas. अभी हमने देखा मोलर एंड स्पेसिफिक हीट्स की, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट का. अब हम देख रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर का रिलेशनशिप. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों. देखिए वी कैन से दैट क्यू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती थी, डेल्टा यू एनर्जी के बराबर, और क्यू पी क्या था, डेल्टा एच के बराबर, करेक्ट. एंड वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट. और वी कैन से दैट it is equal to delta U plus delta NgRT for 1 mole of gas where delta Ng is equal to 1. What we can say, delta U plus R, और टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट,
ठीक है, सो इट इज डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा क्यू चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रही है, टेम्परेचर में तो चेंज होना ही है. सो डेल्टा यू एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आर डेल्टा टी. अब यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा यू की वैल्यू यूज़ कर लीजिए. व्हाट यू विल गेट, डेल्टा एच की जगह क्या लिखोगे, क्यू पी, और डेल्टा यू की जगह क्यू वी प्लस आर डेल्टा टी. नाउ वी नो व्हाट इज क्यू पी. क्यू पी क्या था, देखो, सी पी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी एंड सी वी इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी. तो क्या हम दोनों की वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पर क्यू की जगह. तो अब क्या लिखोगे, सी पी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर, नाउ एन की वैल्यू कितनी थी, 1. सो वी कैन से सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी. डेल्टा टी कॉमन ले लें, इज इक्वल टू सी वी प्लस आर and this is Cp and delta T. Delta T cancel. So molar specific heat at constant pressure is equal to molar specific heat at constant volume plus R. So we can say that difference in the molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to R. This is very, very important relationship for any gas. This is used for एनी गैस, और ये हमेशा ट्रू रहता है. यूज फॉर एनी गैस ऑफ 1 मोल. ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने एन की वैल्यू 1 ली है, इसीलिए ये रिलेशनशिप आया है. चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, हमें अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको. क्वेश्चन इज फॉर डाई नाइट्रोजन गैस द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट माइनस स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस specific heat at constant volume is equal to what? Options are given to you. Now आपको specific heat for दिया है, they are not saying the molar specific heat. molar और इन दोनों का relationship हमें निकालना है. हमें पता है for 1 mole capital Cp minus capital Cv is equal to R. We know the relationship of capital Cp and small cp, यानी molar specific heat and specific heat capacity दोनों का relationship हमें मालूम है. We know that capital C is equal to m into CV Cp और Cv is equal to m into Cv, करेक्ट. सो वैल्यूज पुट करते हैं, m कॉमन आ जाएगा, Cp माइनस Cv is equal to capital R. What is the molar mass of nitrogen gas? Now m of N2 gas is equal to 14 2s are 28. So Cp minus Cv is equal to R upon 28. So the option is D. So कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो आपको इस पूरे लेक्चर से याद रखने हैं. पहला है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर. ये सभी गैसेस में याद रखना है. नंबर 2, Q इज इक्वल टू एन सी वी आर टी, वेयर सी वी इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज Q upon n delta T, and Cp is equal to Q upon n delta T, right? So यहाँ क्या आ जाएगा, Q is equal to n Cp RT, right? नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू F upon 2 into R, and molar specific heat at constant pressure is equal to 1 plus F upon 2 R. ये रिलेशनशिप हमें ध्यान रखना है. अब पॉइंट आता है कि F क्या है, तो F के बारे में बात कर लेते हैं. दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वेयर F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. ज़्यादा इसके बारे में बात आप फिजिक्स में करेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है. F डिपेंड करता है बच्चों, F डिपेंड्स ऑन
एटॉमिसिटी ऑफ गैस, करेक्ट। सो मैं आपको एक टेबल बना के बताती हूँ। एफ की वैल्यू देखेंगे हम इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस, करेक्ट। सो फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 3, इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू आती है 6। ठीक जी। एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या हैं। वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन यानी नोबल गैसेस। डायटॉमिक में लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। सो दीज आर द डायटॉमिक। इवन कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसी में कंसिडर करते हैं। पॉलीएटॉमिक में आती है मोर देन 3, यानी मीथेन एंड ओजोन 3 और मोर देन 3। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकिन डायटॉमिक में कंसिडर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि एफ फाइंड आउट कैसे किया गया। एफ को फाइंड आउट करने का तरीका है बच्चों गामा। गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज मोलर एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम F की वैल्यू लिखते हैं 3, 5 एंड 6, तो देखिए रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। CV मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू F अपॉन 2R, राइट, एंड Cp इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस F इंटू R, एंड गामा क्या होता है? Cp अपॉन CV। दिस इज गोइंग टू गिव यू द गामा। तो अगर 3 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा? 3 अपॉन 2R इज इक्वल टू CV, और Cp क्या आएगा? 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू R। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस F अपॉन 2। सो दिस इज 3 बाई 2, 2 1 2 and 1 5, सो इट इज़ 5 अपॉन 2R। गामा क्या हो जाएगा? दिस इज 5 अपॉन 2R डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2R। सो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 अपॉन 3 आ जाएगा। सो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.66। सो इसी तरीके से आप बाकी सब का भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई एम जस्ट गोना गिव यू द वैल्यूज फॉर दैट। दिस इज 5 अपॉन 2R एंड दिस इज 3R। यहाँ पे CP कैलकुलेट करोगे 7 बाई 2R एंड 8 बाई 2R यानी 4R। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा की 1.4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33। सो यू कैन कैलकुलेट दिस, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। सो आप ध्यान रखेंगे कि द गामा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। जब इसकी वैल्यू देखोगे, देखो जिसमें एटॉमिसिटी ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रही है वैल्यू गामा की कम होती जा रही है, राइट। सो एटॉमिसिटी ऑफ गामा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एटॉमिसिटी एंड गामा। सो आज के लिए बच्चों यहाँ तक ही। वी विल वेट हियर। आप लोग इसको समझिए, एब्जॉर्ब कीजिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कैलोरीमीटर के ऊपर। Till then, take care and thank you so much for watching this video.